साफ जाहिर है कि ये जंग बिना तैयारी के की गई। एप्स्टीन फाइल्स की टाइमिंग और विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल अटैक, विदाउट अ प्लान, ये बात भी जहन में रखें। 2 दर्जन जर्नैल फायर हो चुके हैं या रिज़ाइन कर चुके हैं या दे हैव बीन फोर्स्ड टू लीव। इस जंग में एक फरीक है इसराइल और लेबनान और फिर नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हमास एंड हिजबुल्लाह। तो अगर वो टेबल पे नहीं बैठे तो ईरान ये गारंटी नहीं दे सकता कि हिजबुल्लाह कुछ नहीं करेगी, हमास कुछ नहीं करेगा। ईरान उनसे वो मांग रहा है जो अमेरिका दे नहीं सकता, और वो फरीकैन बैठे हैं जो गारंटीज नहीं उठा सकते। और गारंटर कौन होगा? क्या पाकिस्तान या दुनिया का कोई मुल्क और इवन अमेरिका गारंटी उठा सकते हैं इसराइल की? इसराइल इस रोग हाथी है ना, वो रौंद के चला जाएगा ना, तो फिर नीचे जो भी दरख्त गिरे हैं उनको दोबारा उगने में वक्त लगेगा, जो कि उन्होंने इराक के साथ किया। मैंडेट के साथ गए थे, टिक ना वो इराक में सके, ना अफ़गानिस्तान में सके, ना वियतनाम में सके, लेकिन हर जगह इतनी बर्बादी ज़रूर फैला दी कि उस कौम को दोबारा उबलने में कुछ साल लगेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे मिसेस सबाहत। एंड आज हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि करीबन 3 माह से ज़्यादा हो गया, 3.5 माह, 95 दिन अमेरिका इसराइल ईरान जंग, और इसमें एक बहुत बड़ा एक फिशी कैरेक्टर जेफरी एप्स्टाइन, उसकी इन्वॉल्वमेंट। एक तो आप जंग को कैसे देखती हैं, इसका मुस्तकबिल आज हम जहाँ खड़े हैं, और एक जेफरी एप्स्टाइन की इन्वॉल्वमेंट, और फिर जो एक ये कॉन्सेप्ट है कि वॉर इज़ अ बिजनेस, CIA, पेंटागन, उनकी। इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर योर टेक ऑन इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शिराज साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो पहले तो थोड़ी उसकी सताइश। आप लोन वॉरियर हैं पाकिस्तान में, तो थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो जहाँ तक आप वॉर की बात करते हैं, तो अमेरिका एक पॉलिसी पे जा रहा था अंडर ट्रम्प, और उसका जो मैगा की वोट बेस है उसके तहत उसको चार्टर एक तरह से ये दिया गया था कि अमेरिका इंसुलर हो जाए, यानी दुनिया से वो पीछे हट जाए और अमेरिका के अपने रीजनल स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें। और बहुत अरसे तक लग रहा था कि उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है, क्योंकि वो ट्रम्प वो शख्स है जो कहता था कि हमने अफ़गानिस्तान में नहीं जाना चाहिए था, हमें इराक में नहीं जाना चाहिए था, और थ्रू आउट उसका स्टैंड्स जो था वो ये था कि हमें अपने अमेरिका के अंदर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो ना तो वो सियासी तौर पे बाकी दुनिया से काम करना चाहता था, ना ही वो ग्लोबलाइजेशन के हक़ में था, क्योंकि जो अब आपने ग्लोबलाइजेशन की तो उसी से अमेरिकन परचेजिंग पावर से चीन की इंडस्ट्री की असास रखी गई। अब जाहिर है वो एक ख़ास साइज़ से ऊपर बढ़ चुका है, तो अब तो वो नॉन स्टॉपेबल है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अदर पावर हाउसेज विदाउट गेटिंग द सेम बेनिफिट फॉर अमेरिका अकॉर्डिंग टू द ट्रम्पियन पॉलिटिक्स। तो वो तो सीधा सीधा उस रास्ते तक चल रहा था और उस पर अमल भी कर रहा था। अपने ख़ित्ते में उन्होंने वेनेजुएला में एक्शन किया, ग्रीनलैंड के ऊपर वो करना चाहते थे, क्यूबा पे करना चाहते हैं अभी भी। क्यों? इससे ये कि आप रीजनली सिक्योर हो जाते और अब आप अपने ख़ित्ते के अंदर अपनी ताकत की गेम खेलें। अमेरिका इज़ सो बिग कि इन अ लॉट ऑफ वेज इट डजंट नीड द वर्ल्ड। वो दरियाफ्त भी इसीलिए इतनी देर से हुआ कि उस साइज़ को शायद बाकी दुनिया की ज़रूरत भी नहीं थी, बाकी दुनिया को उसकी ज़रूरत थी, बिलखसूस इसराइल को। इसराइल तो एक रोज़ नहीं चल सकता अमेरिका की सपोर्ट के बगैर। जाहिर है कि यूरोप को भी ये यानी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अमेरिका इंसुलर हो गया तो हम क्या करेंगे। इसी तरह इसराइल को तो बहुत ज़्यादा थे। मिडिल ईस्ट के अंदर भी कुछ लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अमेरिका की इंसुलैरिटी के अंदर उन सब के लिए एक मुसीबत छुपी थी। तो here comes Mr. Epstein. जेफरी एप्स्टाइन। और एप्स्टाइन जो है वो कौन है? एप्स्टाइन की पार्टनर हैं गिस्लेन मैक्सवेल, जो कि वन ऑफ इज़राइल्स फाउंडिंग फादर्स की बेटी हैं। वो डेली मिरर या जो भी अखबार वो चलाते थे, आप वो सारी तारीख से वाकिफ़ हैं, और उनकी हादसाती मौत बोट के ऊपर। मगर उन्होंने अपने वालिद से एक बहुत कीमती सबक सीखा। वो कीमती सबक ये है, इंफॉर्मेशन और बैंकिंग, ये 2 चीज़ें आपकी ताकत हैं।
आप लोगों को मुआशी तौर पे अपने ऊपर या डिपेंडेंट करें, या मुआशियत के अंदर भी इंफॉर्मेशन इज़ किंग। वहाँ तो स्टॉक मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों जगह पर इंफॉर्मेशन जमा करके रखना और इसी तरह लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ रखना, बिलखसूस टेक्नोलॉजी के लोगों को जो कि न्यू रिच हैं। पुराने रिच थोड़े सियाने होते हैं, वो इतनी, खैर एंड्रू के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। तो ये तो एप्स्टीन फाइल्स का उस टाइम पे एकदम उठ जाना, जब अमेरिका इंसुलैरिटी की तरफ तकरीबन कम्प्लीटली फोकस हो चुका था, वो वेनेजुएला में उलझा था, क्यूबा और ग्रीनलैंड की तैयारी पकड़े थे, तो यकायक एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो दोबारा ज़ोर पकड़ जाती हैं और इतनी ज़ोर पकड़ती हैं कि बरतानिया का बादशाह कहता है कि ये मेरा भाई नहीं है, इसके साथ कानून के मुताबिक किया जाए। उसको जेल भी ले जाया जाए, मतलब थाने, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, थाने बुलाया। ये बड़ी बेइज्जती की बात है। रॉयल्स, ठीक है, और उसको उसके शहजादे के टाइटल से तो पहले ही स्ट्रिप कर चुके थे इसी वजह से। और समझिए कि इंग्लिस्तान ने कुर्बानी दी अपने शहजादे की, और एप्स्टीन फाइल का मामला दोबारा खड़ा हो गया, जिससे अमेरिकन पब्लिक में एक गैरत जागी कि भाई अगर उनका शहजादा इससे मुस्तस्ना नहीं है तो ये लोग कौन है जो ये इस्तिस्ना लेके बैठे हैं। इम्यूनिटी। टाइमिंग चेक करें, बिल क्लिंटन की हेयरिंग होती है और हिलरी क्लिंटन की, और रात को हमला हो जाता है, क्योंकि इसके बाद किन की हेयरिंग्स थी। एप्स्टाइन के बारे में, एप्स्टीन जो है ना, जेफरी एप्स्टीन, उसकी एक राइज है जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब वो पहली दफ़ा जेल के लिए पकड़ा जाता है जी, तो लिटरली उसको स्लैप ऑन द रिस्ट दे के, वो 9 महीने की 8 महीने की जेल के बाद वो रिहा होता है। तो एयरपोर्ट पे उसे रिसीव करने कौन आता है? शहजादा एंड्रू, उस वक्त वो शहजादा था। उसकी वालदा जिंदा थी, मलका और गिस्लेन, और वो दोनों उसको लेके जाते हैं फ्लाई करके, और उसके एजाज़ में एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर के माइनर का साथ सेक्स ऑफेंडर जिसको स्लैप ऑन द रिस्ट दे के तो फ्री पास दे दिया गया, उसकी आज़ादी के लिए एक पार्टी दी जाती है जिसमें 200-250 लोग हैं। आप वो गेस्ट लिस्ट चेक करें, ऑल एलिट्स। आप उस गेस्ट लिस्ट को एक दफ़ा छापिए, या अपने प्रोग्राम के तवसत से कुछ नाम मैं ले देती हूँ, आप उस लिस्ट में देखिए, उसमें ट्रम्प भी शामिल था। बड़े क्लोज फ्रेंड थे उनके उन दिनों। जो मारो-लागो तो इन्हीं का है, तो जो उनमें सबसे पहली क्रिमिनल बेचारी जो विक्टिम थी, वर्जीनिया जुफ्रे जी, वो वहीं से रिक्रूट की गई थी। वो अपनी वालदा के साथ वहाँ स्पा में काम करती थी, तौलिए फोल्ड करती थी, माइनर थी उस वक्त, राइट। और वहाँ से गिस्लेन ने उसको उठाया और ले जाके एप्स्टीन के आगे डाल दिया जी। उन्होंने फिर उसको ट्रेन किया। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो जगह है वही तो उनकी रिक्रूटमेंट, और आप इस चीज़ में जितना जाते जाएंगे, जो यूएस वर्जिन आइलैंड्स के ऊपर उनके वो है बीच, और जो उनका न्यूयॉर्क में घर है, जो इनके बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको कौन लोग फ्रीक्वेंट करते हैं से आप बहुत कुछ अखज़ कर सकते हैं। राइट। उन पर्दा नशीनों के नामों का या उन पर्दा नशीनों का हेयरिंग के लिए बुलाए जाने का को रोकने के लिए मुझे लगता है कि ये बेवक्त की जंग की गई। उसकी बेवक्त और लैक ऑफ प्लानिंग इस चीज़ से जाहिर है। देखिए, ट्रम्प रिमेन्स अ पॉपुलर फिगर, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस और दोनों हाउसेस उसके अपने हैं, तो अगर वो कांग्रेशनल अप्रूवल के लिए जाता तो ऐन मुमकिन है वो ब्राउ बीट करके ले सकता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट 3 तरह से जंग कर सकता है, या तो उसके पास कांग्रेशनल अप्रूवल हो, या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो, मीनिंग यू आर बीइंग अटैक्ड ऑन और यू हैव undeniable evidence which says that there is clear and present danger, there's an imminent attack, you will be attacked soon। ठीक है। और तीसरा कि आपकी कोई ट्रीटी ऑब्लिगेशन कॉल कर दे, जैसे कि नेटो का आर्टिकल 5 है, या सऊदी अरब, या जिन मुल्कों से आपके दिफाई पैक्ट्स हैं, तो उस सूरत में प्रेसिडेंट कैन गो लोन क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर में या ट्रीटी ऑब्लिगेशन में।
ट्रंप ने कांग्रेशनल अप्रूवल के बगैर जंग का आगाज़ कर दिया। उसका ख्याल था कि सऊदी अरब पे 2 हमले होंगे या कतर पे 2 ड्रोन गिरेंगे तो ये लोग हमको दावत दे ही देंगे आने की। तो मुझे कांग्रेस, एंड ही वाज सो श्योर कि 29 अप्रैल को वो 60 दिन ख़त्म हो गए, उसने कभी अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि अगर आप उनके अप्रूवल के बगैर करते हैं तो आपको कांग्रेस में अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है और उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है रेट्रोएक्टिवली। लेकिन उनको बहुत यकीन था कि सऊदी अरेबिया केव इन कर जाएगा और उन्होंने उसके लिए बहुत सी फितना पर्दाजी भी की। तो एप्स्टीन फाइल्स की टाइमिंग और विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल अटैक, विदाउट अ प्लान, इमीडिएटली थोड़े अरसे बाद उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। आप ये बात भी जहन में रखें कि तकरीबन 2 दर्जन जर्नैल फायर हो चुके हैं या रिज़ाइन कर चुके हैं या दे हैव बीन फोर्स्ड टू लीव। जाहिर है कि वो दे कैन नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि आर्मी में अंडरस्टैंडेबली या नेवी में अंडरस्टैंडेबली यू आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट। पर आप कड़ी से कड़ी जोड़िए, उन लोगों को एतमाद में नहीं रखा गया। स्टेट डिपार्टमेंट से लोग छोड़ के चले गए हैं या उनको रिज़ाइन करवाया गया है। ये पीट हेग्सेट ने किस तरह की, तो साफ जाहिर है कि ये जंग बिना तैयारी के की गई, इन हेस्ट। उस हेस्ट से आप एप्स्टीन कनेक्शन को अगर जोड़ें तो आपको लगता है कि ये मुमकिन है। जाहिर है कि दुनिया में बहुत से लोग कहेंगे ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं या जो भी, तो इंसान कयास आराई कर सकता है। तो कयास आराई से कड़ी मिलाएं तो लगता है कि इन 2 का आपस में कोई क्रिटिकल नेक्सस है। नोबडी टॉक्स अबाउट एप्स्टीन फाइल्स एनीमोर। मेरा एक क्वेश्चन है मिस्टर बात यहाँ पे, फर्स्ट ट्रंप में जो टर्म थी ट्रंप साहब की, उसमें भी तो ये नेतन्याहू आए थे कि हमने अटैक करना है। अच्छा, तब हमने कभी जेफरी एप्स्टाइन के बारे में नहीं सुना, तो ये फर्स्ट टर्म में क्यों नहीं हुआ, सेकंड में क्यों हुआ? ये मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा था। देखिए, फर्स्ट टर्म में इसकी जो पिच थी वो ये थी कि मैं डील मेकर हूँ, मैं कुछ भी डील कर सकता हूँ। तो इसने, और इसको एक लेगेसी का तो शौक बाहर का बहुत अरसे से है, नोबेल पीस प्राइज़ का बहुत दिल में उनके अरमान है। तो फर्स्ट टर्म में वो अपनी लेगेसी नॉन वॉर प्रेसिडेंट की छोड़ना चाहते थे, खित्तों से इनखला। और उनकी पूरी टर्म में सिर्फ एक वाक़या हुआ था जो उन्होंने कासिम सुलेमानी को बगदाद, जो कासिम सुलेमानी को ईरान में नहीं, जब इराक में, जो कि टेक्निकली अमेरिका के, तो उधर उनको जो है उन्होंने हमला करवाया, तो जो एक स्ट्राइक की, दैट वाज हिज ओनली एक्ट। वो जो सेकंड टर्म में आया वो इसी बुनियाद पे आया कि ये नॉन वॉर प्रेसिडेंट है, बिकॉज अमेरिकन पब्लिक बाय लार्ज इज़ नॉन वॉर। वहाँ पे जो है ना कोई बहुत ज़्यादा वॉर की हिमायत नहीं है या नहीं थी पहले। तो एंड पीपल वर टायर्ड। उन्होंने इराक में और अफ़गानिस्तान में 2 जगह करके देख लिया, तो कोई उनको समझ, आई थिंक अगर ओबामा साहब को देखें तो उन्होंने फिर भी बेतहाशा बैरूनी मुदाखलात की, अरब स्प्रिंग इंजीनियर की, पाकिस्तान में जाके उसामा बिन लादेन के ऊपर रेड किया। उन्होंने एक चीज़ की थी जो ये कहते थे कि हम, बुश के ज़माने में रेंडिशन हो जाती थी तो लोग गिरफ़्तार होते थे, वो गुआंटानामो बे जाते थे, तकालीफ तो सहते थे, मगर गुआंटानामो बे में इस वक्त कितने लोग हैं? सब आज़ाद हो चुके हैं जी। क्योंकि अमेरिकन लीगल सिस्टम में एक जो अच्छी बात है कि देर से सही इंसाफ ज़रूर हो जाता है। बाकी मुल्कों की निस्बत ज़ाहिर है बेइंसाफ़ियाँ तो हर जगह, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, मगर और अगर परफेक्ट इंसाफ होता तो डे 1 वो वहाँ रेंडर ही ना होते, रेंडिशन ही ना होती, या उनको इंसाफ जल्दी मिल जाता। लेकिन उनको इंसाफ मिल गया। ओबामा ने अपनी टर्म में ये कहा कि रेंडिशन ख़त्म करो, जिसको जो जहाँ मिला उसको मार दिया गया। तो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स उसके ज़माने में हाई थी। इस चीज़ को अमेरिकन पब्लिक पसंद नहीं करती थी। तो जो इनकी पहली दफ़ा इलेक्ट होने के मुहर्रिकात थे वो ये थे कि अमेरिकन डेस्परेट थे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ओबामा की लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ दीनियत की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उनकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था गेज और लेस्बियन इश्यूज़ के ऊपर। एबॉर्शन भी प्रॉब्ली
अबॉर्शन पे तो खैर उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन मतलब वो दोनों के बीच में कुछ कोर इश्यूज़ पे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में हमेशा इख्तिलाफ रहा है, लेकिन जो गे एंड लेस्बियन इशू है उसके अंदर ओबामा कुछ हदूद काफ़ी पार कर चुके थे, इस हद तक कि उन्होंने कहा कि भाई नॉन जेंडर बेस्ड बाथरूम्स होंगे, और उन्होंने इस इशू को स्टेट्स की उससे लेकर के फेडरल इशू बना दिया। तो लोगों के इसके ऊपर बेतहाशा, मतलब आप एक छोटी सी परसेंटेज है, 2.7% है शायद, उस स्विंग वोट के लिए आपने लोगों को फोर्स किया। तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, ओवर लिबरलाइजेशन, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट अमेरिका एट हार्ट, आप उसके दो पोलर एक्सट्रीम्स छोड़ दीजिए, सेंटर ऑफ अमेरिका इज़ अ क्रिश्चियन स्टेट, ठीक है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं खुद रिपब्लिकन हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है बहुत सी ऐसी लिबरल पॉलिसी जो मेरे दीन से मुतसातिम है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है किसी के क्रिश्चियन होने में, एज लॉन्ग के दीन जो है आपका अपना ज़ाती मसला है और आप किसी और को मजबूर नहीं कर रहे आपके दीन की तरफ। हाँ, तो ट्रंप के इलेक्ट होने में इस बेस ने, और ट्रंप ने एक और चीज़ की कि उसने, ओबामा जो थे वो, या ट्रेडिशनल इलेक्शन इस तरह लड़ा जाता था कि आप स्विंग वोट पे कवर करते थे, यू रिलाइड कि मेरी ये इतने परसेंट बेस डेमोक्रेट सेफ है, इतने परसेंट मेरी रिपब्लिकन सेफ है, सेंटर के वोट पे लड़ाई होती थी। ट्रंप ने एक यूनिक काम किया कि उन्होंने कहा कि नॉन सेंटर पे काम करें, वो लोग जो वोट नहीं करते, जो सिस्टम से डिसएनफ्रेंचाइज होकर सिस्टम से बाहर जा चुके हैं। तो ये जो मेगा के सपोर्टर्स हैं, ये वो लोग हैं। वो आपने उस फ्रिंज को या उस डिसएनफ्रेंचाइज्ड को मोबिलाइज कर दिया है, और जैसे ही उसने ज़ोर पकड़ा तो जो आपकी अपनी पार्टी है उसके अंदर भी वो लोग जो एलिनेट हो चुके थे वो उसके साथ जुड़ गए। तो ये वेव एक तरह से नाकाबिले और तस्खीर बन गई, और आपको डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बहुत से लोग इस सोच के मिलेंगे। इस बात, अब इस जंग को आप फ्यूचर में कैसा देखती हैं? आज जहाँ खड़े हैं 3.5 माह बाद, देखिए जी, क्योंकि जंग हेस्ट में की गई थी तो आपने उसके अंदर बहुत सी गलतियां कर दी हैं, और अगर मुख्तसर जवाब है तो आप अगर फ्यूचर देखें उसकी पीछे जाए बगैर, तो सीज़ फायर उनके लिए अभी तक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रॉपर डील के होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। तो कुछ अरसे तक सीज़ फायर ही एक्सटेंड होती जाए तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड स्टेलमेट टू हैव, प्रोवाइडेड आप किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फॉल बना दें। कुछ चीज़ों पे तो डील हो नहीं सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोग कहते हैं कि जी ईरान का, और मुमकिन है कि बहुत से सुनने वालों को मेरी बात पसंद नहीं आए, सब समझते हैं कि ईरान अगर कॉर्नर हो गया तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा कर लिया तो क्या बुरा किया, और कैनाल्स का हवाला देते हैं। नंबर एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैनाल्स आर मैन मेड, स्ट्रेट्स आर गॉड मेड, देयर आर इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज टू विच ईरान इज़ ऑल्सो सिग्नेटरी। तो आप खुदा की बनाई हुई किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, ये गैर कानूनी हरकत है। तो अगर ईरान नेगोशिएशंस में ये कहता है कि आप मुझे ये अख्तियार दें कि मैं अकेला या मैं और ओमान मिलकर इसके ऊपर टोल लगा दें या हमारे पास ये राइट हो, तो अमेरिका डज नॉट पोजेस द कैपेबिलिटी टू डिलीवर दैट, क्योंकि फिर अमेरिका वाहिद फरीक नहीं है, पूरी दुनिया फरीक है। नाउ यू आर आस्किंग कि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज को बदला जाए, ठीक है ना। इसके बाद स्ट्रेट्स तो और भी बहुत है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जहाँ जहाँ दुनिया में स्ट्रेट्स मौजूद हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका है। तो आप, और अगर इन सारे ममालिक को आप ये राइट दे दें, ये तो मैं और बहुत से नाम भी ले सकती हूँ, तो फिर होगा ये कि पूरी दुनिया के अंदर मैरीटाइम डिस्ट्रीब्यूशन को रीराइट करना पड़ेगा, which can be very complicated. Not only is it complicated, it's unfair. It's very unfair. As you said, the states are God made. ठीक है, तो जो डील के अंदर मैं अगर मोटी मोटी बातें करूं कि किन वजह से, तो आप जिससे मांग रहे हैं वो दे ही नहीं सकता। डील के अंदर जो दूसरी रुकावट है, इस जंग में एक फरीक है इसराइल और लबनान, और फिर नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हमास एंड हिजबुल्लाह, ठीक है। तो
اگر وہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے تو ایران یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ حزب اللہ کچھ نہیں کرے گی، حماس کچھ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کبھی بھی کسی کے اختیار میں 100% نہیں ہوتے. ان کی اسٹرینتھ، اول تو ایران کو یہ ماننا ہی نہیں چاہیے تھا کہ یہ میرا اسٹیٹ ایکٹر ہے، کیونکہ اب آپ نے انیڈورٹنٹلی مان لیا کہ میں ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کرتا ہوں. وہ ابھی اس کو ہانٹ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ ایک مورل رائٹ گراؤنڈ پہ ہیں، بیکاز دیو بین اٹیکڈ اپون، اور وہ سمپتھی لوگوں کی ادھر ہے. مگر لانگ رن میں اسٹیٹس کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے انیڈورٹنٹلی مان لیا کہ میرا پلیئر ہے. دیٹ بینگ سیڈ، ایران 100% گارنٹی نہیں دے سکتا کہ حزب اللہ کچھ نہیں کرے گی. ایران یہ گارنٹی نہیں اٹھا سکتا کہ لبنان کچھ نہیں کرے گا. اسی طرح امریکہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اسرائیل کچھ نہیں کرے گا. تو اگر سارے فریقین ٹیبل پر ہی نہیں ہیں، ٹیبل میں وہ اس لیے نہیں بیٹھ سکتے، ہم کہتے ہیں ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں. نان اسٹیٹس کو، ایکٹرز کو دنیا نہیں مانتی، قانون نہیں مانتا، اور اسرائیل کو ہم نہیں مانتے، ایران بھی نہیں مانتا، نیگوشیٹ کروانے والے نہیں مانتے، تو وہ ٹیبل پہ آ ہی نہیں سکتا. تو اگر تمام فریقین، پھر بیچ میں امریکہ نے کوشش کی، انہوں نے اسرائیل کی اور لبنان کی بات کرا دی، اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کیونکہ لبنان بیچارہ تو لڑ ہی نہیں رہا. وہ لبنان کا ایک نان اسٹیٹ ایکٹر لڑا ہے جس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ پہ ہے. تو اگر بہت سی باتیں میں چھوڑ بھی دوں، یورینیم بھی چھوڑ دوں، باقی بہت سی چیزیں ہیں، تو اگر صرف یہ 2 مدعے آپ سامنے رکھ لیجئے تو نمبر 1 on the Strait of Hormuz you cannot deliver what you don't want. So America cannot deliver. امریکہ جس وقت یہ بات کرے گا نا کہ آپ یہ اسٹریٹ کو روک سکتے، اسٹریٹ آف ملاقہ میں یا باقی جگہ میں چین کیا کرے گا؟ ریپل ایفیکٹ اس کا بہت زیادہ نقصانات ہیں. جبرالٹر کی اسٹریٹ کو، اس پہ وہ تو لڑائی ہو جائے گی ملکوں میں کیونکہ اسٹریٹ کے رائٹس جو ہیں وہ کوئی اور. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ، اور ویسے بھی یہ ٹرمپ کا تو ہے ہی نہیں ٹو گیو. ٹرمپ بڑی حد ہے وہ یہ کر سکتا ہے جو کہ انہوں نے کیا، اور امریکہ کی پاور کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. جو بظاہر لگتا ہے کہ ایران جیت گیا، ٹھیک ہے، وہ جیتا اس لیے کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے لڑنے کی. اگر خدا نہ خواستہ ہوتی یا کوئی ٹریٹی آبلیگیشن کال کر دیتا تو ایک شیئر بروٹ پاور ہوتی ہے. ہاتھی ہے نا، وہ روند کے چلا جائے گا نا، تو پھر نیچے جو بھی درخت گرے ہیں ان کو دوبارہ اگنے میں وقت لگے گا. جو کہ انہوں نے عراق کے ساتھ کیا، مینڈیٹ کے ساتھ گئے تھے، ٹک نہ وہ عراق میں سکے، نہ افغانستان میں سکے، نہ ویتنام میں سکے، لیکن ہر جگہ اتنی بربادی ضرور پھیلا دی کہ اس قوم کو دوبارہ ابلنے میں کچھ سال لگیں گے. تو ان کے پاس کیونکہ اتھارٹی نہیں تھی تو پریزیڈنٹ کو بیک ٹریک کر کے کہنا پڑا کہ میں سرجیکل اسٹرائکس کر رہا ہوں، جس کی اتھارٹی ہے. لیکن سرجیکل اسٹرائکس ول اونلی گیٹ یو سو فار. تو اس سے کیا لگا کہ ایران جیت گیا، حالانکہ ہم ایک قدرتاً کوئی خوش قسمتی ہے کہ اس نے ایپسٹین یا کسی بھی بیوقوفی کی وجہ سے عجلت میں کیا اور غلط کیا. اور جو جرنیل اس کے فالو نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پالیسی کے بغیر جا رہے ہیں. اگر آپ نے لڑنی تھی آپ ہم کو پوچھتے، ہم آپ کو بتاتے کیسے لڑنا ہے. اور ہم لڑتے نہیں جب تک کہ کانگریشنل اپروول یا کوئی لیگل کور نہ ہو. کیوں؟ بعد میں ان سب جرنیلوں کے اوپر وار کرائمز کی اس وقت تو ٹرمپ نہیں ہوگا پروسیڈنگز، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں کے لوگوں میں آج بھی کچھ قانون کی اور ان میں کوئی عزت نفس ہے. تو ایران ان سے وہ مانگ رہا ہے جو امریکہ دے نہیں سکتا، ٹو آنسر یور کویسچن. اور وہ فریقین بیٹھے ہیں جو گارنٹیز نہیں اٹھا سکتے. اور گارنٹور کون ہوگا؟ کیا پاکستان یا دنیا کا کوئی ملک اور ایون امریکہ گارنٹی اٹھا سکتے ہیں اسرائیل کی؟ اسرائیل از روگ. تو اس وجہ سے میں معاہدہ ہوتے تو فی الوقت نہیں دیکھتی ہوں کیونکہ ابھی بہت سی چیزیں ہونی باقی ہیں. ہاں، سیز فائر ہو سکتی ہے اور ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اور ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اور اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہیں. اگر اس میں سے بلاکیڈ کو ختم کر دیں، دیکھیں یہ ایک بریلینٹ موو تھی. ایک لمحے لگا کہ امریکہ تو مر گیا، اب نئے ہرمز بند ہو گئی، اب کیا کریں گے. انہوں نے کچھ ہی دن میں ادھر بلاکیڈ کر کے، تو ان کی جسے کہتے ہیں کہ بڑی لیمن لینگویج کہ ان کی گوٹ جو تھی انہیں کہنے اب آپ بتائیے. اگر تو اس وقت ایک سٹیل میٹ ہے.
اور ایران شاید ٹیبل پہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ اس کی بھی گوٹ دبی ہوئی ہے. اور آئی تھنک ایک اچھا سیز فائر اگر ایکسٹینڈ ہو جائے تو وہ دنیا کے امن کے لیے اچھا ہے اور پیش رفت ہونے لگے. ایران کے لیے بھی اچھا ہے کہ اب آپ کو ٹائم مل جائے گا ری بلڈ کرنے کا. تھینک یو مسز سبات. میرا خیال کافی آپ نے ہمیں ہسٹوریکل بھی پریزنٹ بھی اور جس میں بہت سی گتھیاں جو سلجھنے والی ہیں اور جو کمپلیکیشنز ہیں آپ نے بتایا. امید ہے ہمارے ویورز اس سے بینیفٹ کریں گے. تھینک یو.